फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की सीरीज भाग 23 में आज हम हाईकोर्ट के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, हमारी जो ये सीरीज चल रही है वह वन लाइनर एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारी सीरीज की सारी वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हल करने में आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि यह बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवीजन करवा देता है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय का गठन 1862 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? तो साझा उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में संविधान संशोधन लाया गया और यह था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह है 62 वर्ष, 62 वर्ष। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो हम देखते हैं कि भारत में जो उच्च न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीश हैं हर एक उच्च न्यायालय में अलग अलग है, और इसकी संख्या का जो निर्धारण होता है वह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, और यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय में कितने संख्या में न्यायाधीश हो यह निर्धारित करे। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो वह कौन सा उच्च न्यायालय है जहां पर सबसे कम न्यायाधीश हैं? तो यह है सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे कम हमने सिक्किम देखा, और सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या अगर देखा जाए तो वह उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो संघ राज्य क्षेत्र है उनमें दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। तो यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी एक साझा उच्च न्यायालय रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि अनुच्छेद जो 370 है वह जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है और उसका विशेष दर्जा भी खत्म हो गया है, और वह राज्य न रहकर अब संघ शासित प्रदेश बन गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, और इस संबंध में अभी और अपडेट आने बाकी है। तो अभी इंतजार करेंगे, जैसे ही अपडेट आएंगे तो उसको हम देखेंगे। आगे बात करते हैं, किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है? तो यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, और जबकि चंडीगढ़ देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनका अपना सामूहिक उच्च न्यायालय है। अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको पता ही होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। तो हमारा पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय है? तो मुंबई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त यहाँ बात हो रही है, तो ऐसे राज्यों ऐसे उच्च न्यायालय की संख्या 3 है। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम ये 4 आते हैं। उसके अलावा मुंबई उच्च न्यायालय में देखा जाए तो महाराष्ट्र और गोवा ये 2 राज्य आते हैं, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में देखें तो पंजाब और हरियाणा 2 राज्य आते हैं। तो ये ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की एक बेंच कहाँ है? तो अभी हमने देखा कोलकाता उच्च न्यायालय की जो एक बेंच है वह पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ है? यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसकी जो मूल खंड पीठ है, वो जो मूल ब्रांच है वह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मूल पीठ है वह जबलपुर में है, जबकि ग्वालियर और इंदौर में देखा जाए तो यह खंड पीठ है। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई उच्च न्यायालय के कुल कितने खंडपीठ है? तो मुंबई उच्च न्यायालय में देखा जाए तो 3 खंडपीठ है। पहला है नागपुर, दूसरा पुणे और औरंगाबाद। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुल कितने खंडपीठ है? तो इसके भी 3 है। पहला कोहिमा, दूसरा आइजोल एवं तीसरा ईटानगर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आता है तो क्या आता है? मूल अधिकारों का सर्वेक्षण। तो यहाँ पर देखा जाए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको रखना है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आता है। तो दोनों के अधिकारिता क्षेत्र देखा जाए तो इस मामले में समान है कि दोनों ही मूल अधिकारों के संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट है? यानी कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है भारत में? तो अभी 25 उच्च न्यायालय है भारत में, और जब भी हाल ही में जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, और इसकी जो मुख्य पीठ है वह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जस्टिस सिटी में स्थित है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, और चूंकि अब आंध्र प्रदेश का अलग उच्च न्यायालय बन चुका है, इसीलिए जो तेलंगाना उच्च न्यायालय है वह जो हैदराबाद उच्च न्यायालय है वह अब तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो हैदराबाद का उच्च न्यायालय तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है परमादेश। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो क्या नहीं आता है मुख्य क्षेत्राधिकार में? वह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में कौन सी रिट लागू की जाती है? तो जब कोई भी कार्यवाही न्यायालय में लंबित होती है तो उस दशा में प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न वह याचिका जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है तो वह है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण के माध्यम से अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट न्यायालय, उनके कार्य पद्धति का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालय की अवमानना। तो न्यायालय की अवमानना क्या है? तो न्यायालय की अवमानना का तात्पर्य है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको याद रखना है जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श करते हैं? तो राष्ट्रपति देखा जाए तो अपने अधिकांश जो कार्य है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी से परामर्श से ही कार्य करते हैं, और यहाँ पर उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में भी राष्ट्रपति परामर्श करते हैं, और यह करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो इन दोनों के परामर्श से वे किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के भांति प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है नहीं। तो जैसा कि हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय वाले वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रख्यात न्यायविद होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन ऐसी नियुक्ति का प्रावधान उच्च न्यायालय में नहीं है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह त्यागपत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है? तो यह है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु कौन से 2 प्रमुख आधार हैं? तो यदि इनको पद से हटाना है तो 2 आधार प्रमुख हैं। पहला है सिद्ध कदाचार और अक्षमता। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जाती है? तो न्यायाधीश पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय में हमने देखा, तो उसी प्रकार से यहाँ भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही यहाँ महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है
किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रीट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में हमने देखा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण हेतु रीट जारी करता है। लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 226 के अनुसार, और वह इस अनुच्छेद के अनुसार मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र माना जाता है? तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए जा सकता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बंदी बनाए जाने की बात हो रही है, और इसके तहत यदि किसी को बंदी बनाया जाता है तो अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में कौन अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो नागरिक के हमारे जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करने में अच्छी स्थिति में कौन है? तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो होता है जिला न्यायाधीश। आपको याद रखना है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश। और इसके बारे में हमें यह भी याद रखना है कि दीवानी मामलों की जब ये सुनवाई करते हैं, जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तो इन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं तो उसमें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो इसीलिए देखते हैं कि जिला में हम जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश का नाम सुनते हैं। तो सॉरी, जिला न्यायाधीश के जो नाम है उनके द्वारा जिस प्रकार के मुकदमे की सुनवाई होती है उसी अनुसार उनको कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं इनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही शक्तियां होती हैं। तो कई मामलों में हम देखते हैं कि ये प्रशासनिक कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनके पास प्रशासनिक शक्तियां भी है और न्यायिक शक्तियां तो इनके पास है ही। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश को क्या किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा देने का अधिकार है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश जो होते हैं वह किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दे सकते हैं? तो हाँ, मृत्यु दंड की सजा ये दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड की सजा पर अमल तभी होगा जब राज्य का उच्च न्यायालय अनुमोदन कर दे। तो सजा वो दे सकते हैं, लेकिन उसका अनुमोदन राज्य उच्च न्यायालय के करने के बाद ही वह सजा लागू की जाएगी। तो ये थे हमारे उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।